प्रतिक्रियाएं लेना बहुत जरूरी है। लगातार एग्जिट पोल्स हम कल से दिखा रहे हैं और रुझान दिखा रहे हैं। बीजेपी को हरियाणा में 7 सीटों पर बढ़त बनती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल्स का अनुमान है। आपको बताएं कि रणजीत चौटाला जी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही साथ बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हिसार सीट से हैं। और ऐसे में यहां पर उनका रिएक्शन क्या है वो हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। रणजीत जी, आवाज मिल रही है आप तक? आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। रणजीत सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम एग्जिट पोल्स कल से लगातार दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल्स में एनडीए को एक बड़ी बढ़त के तौर पर दिखाया जा रहा है। अनुमान हरियाणा को लेकर ये है एग्जिट पोल्स में और रुझानों में कि 7 सीटों पर एक बड़ी जीत यहाँ पर अनुमान के तौर पर एग्जिट पोल्स में बीजेपी के हिस्से आती नजर आ रही है। लेकिन बाकी 3 सीट सिरसा, सोनीपत और रोहतक की वो 3 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अनुमान ये है, एग्जिट पोल्स की हम बात कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए मैडम, जो एग्जिट पोल का आ रहा है, देखिए अब तक जो आए हैं कई बार बड़ा कंफ्यूजन रहता है, पर कल से मैं जो देख रहा हूँ बराबर सभी के एक जैसे ही आ रहे हैं। देखिए रिजल्ट का सभी अभी सील्ड है, कोई अंदाजा तो होता नहीं, पर जैसा आप लोगों का सर्वे है, मेरा अब भी मानना है कि 7 से हम बढ़ेंगे। कितनी हो फाइट, 2 सीटें बहुत क्लोज कंटेस्टेड है। अभी कह नहीं सकते, हम 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। और अगर आपका एग्जिट पोल है, मैं भी उससे कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सब जगह जो सर्वे आ रहे हैं वो यही आ रहा है 7-3 का। अदर स्टेट्स के भी ऐसे ही आ रहे हैं। पर एक बात तय है कि बीजेपी बहुत बढ़त ले रहा है। जो सरप्राइजिंग है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और फिर उसके बाद आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी हम बढ़ रहे हैं, और केरला में एक सीट जो आ रही है। ये लग रहा है कि अगला जो चुनाव होगा वो साउथ में बहुत आगे बढ़ेगी बीजेपी। और मुझे लग रहा है कि अगले चुनाव में शायद अकेली बीजेपी 400 पार कर जाए, कि बहुत एक अच्छा संकेत है। अच्छा, लेकिन हरियाणा की सर जब हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा में जब 3 सीटें अगर कांग्रेस के, हालांकि अभी तो अनुमान है, एग्जिट पोल्स को सटीक एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अनुमान ही कहते हैं। एग्जिट पोल्स में अगर 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसका फैक्टर क्या मानते हैं? क्या उम्मीदवारों को किस तरीके से चयन किया गया पार्टी के द्वारा, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है? मैं इन जो तीनों सीट पे कहना चाहूंगा, एक तो हमारा साइलेंट वोट होता है। हाँ। नंबर 2, जो रोहतक में है वो वोट ऐसा ज्यादा हल्ला करने वाला है, पर साइलेंट वोट हमारा ज्यादा पक्ष में आएगा, सोनीपत रोहतक का। तीसरा मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये आपका महिलाओं का जो वोट है, मुझे लगता है कि 70% मोदी जी को पड़ा है, जिसका जब रिजल्ट आएगा तब दिखेगा। वो रिजल्ट हमारे पक्ष में बहुत, सब जो संभावना है उन्हें बढ़ाएगा। जो आप कम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जब लेडीज का वोट जब खुलेगा ना, इसमें लेडीज का 70%, मैंने मेरे हल्के में भी देखा है, आदमी ने कांग्रेस को वोट डाल दिया पर उसकी वाइफ ने बीजेपी को वोट डाला है। तो केवल राम मंदिर हो सकता है, मोदी जी के लिए आर्ट हो सकता है, उसके लिए सो मेनी रीजन है। पर मेरा अब भी मानना है कि हम 8 और 9 सीटें निकालें। यानी आपको अभी भी उम्मीद है, हालांकि आप ये लगातार कह रहे हैं कि अगर कि कहीं किसी घर में अगर पुरुष ने किसी एक दल को वोट दिया है तो अभी महिलाओं का वोट जब खुलेगा तो लिहाजा आपको उम्मीदें हैं कि सीटें और बढ़ेंगी। आपका जो हमें दाएं बाएं से खबर आ रही है, बड़ी क्लोज कंटेस्टेड सीट है, सिरसा भी, हिसार भी और सोनीपत भी। इन्हें ये नहीं कह सकते लाख लीड। आपके ऐसी सीटें फंसी हैं अनुमान से, कोई भी सीट मैं समझता हूँ अगर कोई 2 लाख से जीता है तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। ये सीटें 1 लाख में, 1,10,000 में, कोई 90,000 में, कोई 50,000 में, सब अगर कोई बढ़त भी मिलेगी तो 50 से 1 में मिलेगी। मेरा ये अंदाजा बहुत बड़े मार्जिन नहीं। ठीक है। अच्छा रणजीत जी, क्योंकि हिसार सीट से आपने चुनाव लड़ा है, लिहाजा यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ आपने चुनाव लड़ा है और हमने देखा भी है कि कितना भारी जन समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आया, बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया हिसार से। अपनी सीट को लेकर, हिसार सीट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए मैडम, मैं 100% सीट जीत रहा हूँ। मेरा अपना अंदाजा है कि ये 70 से लेके 1 लाख तक कहीं भी हो सकता है। ये 70,000 से कम नहीं है। मैंने भी अपना हर बूथ का आज का जो आकलन करा है, आपका एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, आपकी लोगों की इंफॉर्मेशन ज्यादा बढ़िया होगी। पर सीट मेरी 100% जीत रहा हूँ। मार्जिन जो है वो 70,000 से लेके 1 लाख तक कहीं भी हो सकता है।
बिल्कुल, लिहाजा अपनी जीत को लेकर आप आश्वस्त है। लेकिन जिस तरीके से आपने 70,000 और 1 लाख के बीच आपने एक बताया है कि इस मार्जिन के साथ हम जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आपकी जीत हो सकती है। मुद्दे क्या है इसके पीछे? ये फैक्टर क्या है? अगर जीत का आश्वस्त है आपको, तो इसके पीछे की वजह क्या है? मैं आपसे बता रहा हूँ, अकेले हिसार में मेरी लीड 60,000 थी, अकेले हिसार। इसके बाद आपका हांसी और बरवाला है, बाद दोनों में मैं 25,000 से आ गया हूँ, दोनों सीटें बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर तीसरे भवानी खेड़ा में मैं 15,000 लेके चला, और फिर आदमपुर और नलवा जो है, इनमें 8 से 10-10 हजार दोनों में मैं आगे। जो मार मुझे पड़ी है वो खाली नारनौल में पड़ेगी। नारनौल में मैं 20 और 25,000 वोट से पीछे जाऊंगा। इसके बाद उचाना में मैं समझता हूँ 5-4 हजार में मैं हार जीत में, और फिर यही पोजीशन उकलाना में आती है, वहां भी 5-7 में। मैं मिला के कुल ये समझता हूँ कि मैं 35-40 से पीछे हूँ, और मैं 1,30,35,000 से आता हूँ। तो मेरा ये अंदाजा है कि वो बराबर करके 90 पे आ जाऊं, 85 पे आ जाऊं, 95 पे आ जाऊं। मेरा ये अंदाजा है कि 70 से 8 तक रहेगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत सर। नहीं है, बहुत रोज सर्वे करके बता रहा हूँ। हालांकि आपने नारनौल से ये बताया है खुद के लिए, हालांकि बहुत ही पारदर्शी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से आप इसकी वजह भी बता रहे हैं। नारनौल से आपने बताया है कि आप वहां से कुछ वोटों से पीछे रह सकते हैं, इसकी वजह क्या है? कि मैडम वहाँ भी तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो मैं जब पार्टी हाईकमांड से कुछ सीट के जाऊंगा तभी करूंगा। पर मुझे जो अच्छी जगह से बहुत अच्छा वोट, मुझे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जाट और सिख जो कभी किसान आंदोलन करने के खिलाफ था, मैं समझता हूँ इस साल में मुझे बहुत अच्छा वोट मिलेगा। उनका मुझे 35 से 40% वोट मिलेगा। अच्छा रंजीत जी, क्योंकि इसे कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव का असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता है, क्या हरियाणा में यही देखने को मिलेगा? लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे, क्या उनका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? मैडम, जब हम इतनी असेंबली सीट जीतेंगे और अगर कांग्रेस 20-25 पे सिमट के रह जाती है जैसे पिछली बार था, तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव जीतने का हरियाणा में अगर हम 8 और 9 सीटें जीते हैं तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, इसलिए कि हम विधानसभा भी जीते। हालांकि आपने बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आप बता रहे हैं, और अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में 2 से 3 सीटें और बीजेपी की बढ़ सकती हैं, तो उसमें भी दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन एग्जिट पोल्स को आप स्वीकार भी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये दिखाया है या तमाम जगहों पर यही एग्जिट पोल्स चल रहे हैं, और शायद यही खूबी भी है बीजेपी की। लेकिन इससे इतर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं सर, तो कांग्रेस एग्जिट पोल्स को, इन रुझानों को पूरी तरीके से नकार रही है। वो ये कह रही है कि एग्जिट पोल्स पूरी तरीके से गलत साबित होंगे और आने वाले नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। 10 की 10 सीटें कांग्रेस हरियाणा में जीतने जा रही है। थोड़ा आपसे बताऊं, एक तो उनपे हमारे पे तो इंफॉर्मेशन है, हर जगह हमारा एक बूथ पे पन्ना पर वो काम कर रहा है। हर गली में 80 वोट गिन के उसके जो मिलेगा वो 80 के 80 वोट करवा रहे हैं, और उसमें से हमें 80 में 10 वोट कौन से नहीं ये भी उससे खबर है। हम पे तो ऐसे आंकड़े हैं। कांग्रेस में पिछले 15 साल से कोई संगठन नहीं है, पिछले और कांग्रेस आपस में कई यूनिटी नहीं है। कई जगह उनके सार में अकेले शहर में उनके 50 उनके बूथ नहीं लगे हुए थे, गांव में भी कई जगह उनके बूथ थे। संगठन उनके पास है नहीं। बीजेपी जबरदस्त संगठन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 3, कांग्रेस के जो नेता थे, मैं हुड्डा छोड़ के माइनस, अब जैसे हिसार में अकेला कंपेनर एक जगह अंदर उठा, कोई दूसरा आदमी नहीं था। उस बच्चे के कोई लोगों में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। नंबर 3, हमारे यहाँ मनोहर लाल जी आए, हमारे नायब सिंह जी सैनी आए, उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए, अमित शाह जी आए, हमारे जो बैटरी ऑफ लीडर्स थे जिन्होंने कंपेन करा। तो कांग्रेस पे ये भी नहीं था। फिर जेपी की लोगों में, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, उसकी छवि ठीक नहीं थी, मुझे एज कैंडिडेट लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट करा। अच्छा रंजीत जी, जब आप क्योंकि फील्ड में जाते हैं तो आप तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, तमाम लोगों से आप उनके अनुभव भी साझा करते हैं, और बतौर प्रत्याशी ये आप लोगों के लिए एक कड़ी मेहनत के रूप में भी देखा जाता है कि आप लोगों ने बाकायदा चुनावी अभियान भी चलाया था, विशेष तौर पर पूरे देश भर में, कि आप लगातार ऑन फील्ड थे। और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी जीत का आप लोग आश्वस्त भी हैं, और आने वाले समय में 7 से ज़्यादा सीटें जीतने को लेकर भी आप लोग पूरे भरोसे में और आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या? पन्ना प्रमुखों को लगातार आपने फील्ड पर
पर रखा? क्या आपका संगठन इतना मजबूत है 15 साल से लगातार, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 15 साल से हरियाणा में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कोई किसी तरह का संगठन नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर उनकी इस हार का हो जाता है या फिर सीटें जो उनके हाथ से गई हैं उसका हो जाता है। लोगों के बीच में आप पहुंचे हैं और यहाँ पर आप लोग बाकायदा फीडबैक बैठकें भी कर रहे हैं, इस दौरान आपको किस तरह की फीडबैक्स मिल रहे हैं, या फिर आप लोग जब लोगों के बीच में पहुंचे तो लोगों का अनुभव इस तरीके से कैसे पहुंचा आप तक? जो कांग्रेस के बहुत समझदार लोग थे ना जी, मैं उनका सिचुएशन बताता हूँ, उन्होंने कैसे कांग्रेस के लिए चर्चा करा। दिल्ली में सोनिया जी ने खाली राहुल गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उन्होंने नरसिम्हा राव को सेक्रीफाइस करा, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को करा, शरद पवार को करा और ममता बनर्जी को, इन सब लोगों को बाहर कर दिए। कांग्रेस बची नहीं, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस तबाह हो गई। ऐसे ही हुड्डा साहब का पिछले जब से चीफ मिनिस्टर बने 2014 से, उन्होंने अपने एक एक जो उनके बहुत करीबी साथी थे, सबसे पहले उनके साथ में राव इंद्रजीत सिंह थे, मैं था, शैलजा थी, अवतार सिंह बड़ाला थे, हम चारों को बाहर करा। इसके बाद फिर अगले जो उनके साथी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, किरण चौधरी थी, और इसके बाद शैलजा थी और कैप्टन अजय थे और रणदीप सुरजेवाला थे। मतलब आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा सिवाय जेपी और रणदीप, उसका अपना बेटा दीपेंद्र के। उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए सब कांग्रेस को, उन्हें केवल एक बात नजर आई कि मैं दीपेंद्र को चीफ मिनिस्टर बनाऊं। दीपेंद्र का पब्लिकली एक्सपोजर नहीं था, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बढ़िया नहीं थी जो कांग्रेस उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ले। ये ही कांग्रेस को बंटादार होने का हरियाणा में कारण। दूसरा मैं अगला और बता, ये जहां 10 साल से कांग्रेस चली गई वह दोबारा नहीं आई। वेस्ट बंगाल ले लें 77 के बाद, मैं जहाँ 77 के बाद कांग्रेस नहीं आई। वेस्ट बंगाल ले लें, आप यूपी ले लें, बिहार ले लें, इसके बाद उड़ीसा ले लें, गुजरात ले लें, और इसके बाद साउथ में आप जाके तमिलनाडु ले लें। इनमें 77 के बाद दोबारा कांग्रेस का रिवाइवल नहीं है। जहाँ 10 साल कांग्रेस चली गई दोबारा आई नहीं। हरियाणा में 10 साल हो गए, ये 15वां साल अब जा रहा है। इसके बाद आप कांग्रेस का समझो कि कांग्रेस का एक कांग्रेस तब होगा कि कांग्रेस एक पार्टी थी हरियाणा में ये पोजीशन में चली। हालांकि आपने दीपेंद्र हुड्डा जी को लेकर ये बात कही है, इसको लेकर लगातार आप लोग मुद्दा भी बनाते हुए नजर आए और तमाम लोग जो हैं वो इस तरह के बयान भी देते हुए नजर आए। बहरहाल यहाँ पर क्योंकि कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे पार्टियां हैं, बीजेपी ने भी अपने नेताओं पर या फिर अपने समर्थकों पर इस तरह के आरोप लगाए कि वो दूसरे दलों को वोट कर रहे हैं, दूसरे दलों को जिताते हुए नजर आए। लेकिन चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, तमाम और भी जो विपक्षी दल हैं, बीजेपी भी लगातार इस बात को लेकर कहती हुई नजर आई कि यहाँ पर जो है वो फेरबदल किया गया है, अपने दल को वोट ना कर कर, अपने प्रत्याशी को वोट ना कर कर दूसरे के दल को, दूसरे के प्रत्याशी को वोट करने को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। इस पर आपका रिएक्शन? अरे मैं आपसे बता, देखिए सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल, सोशल मीडिया और मैनेजमेंट का। मैंने देखा जब भी मोदी साहब बोलेंगे का एक एक शब्द पब्लिक को कन्वे होता है। आपने कभी कभी माइनॉरिटी नोट करा है कि नहीं, जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे उनके 30% वर्ड्स का तो पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोले जा रहे हैं, और वो अपनी बात में एक्सप्लेन करने में उलझ जाते हैं। उन्हें आप कुछ रहे हैं, बोल पूछते हैं। कांग्रेस में लोगों को आपको डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को बहुत सीधा सीधा मैसेज चाहिए। यदि अब कांग्रेस मंथन करते रहे, पहले भी करती रही कांग्रेस, मैं समझता हूँ हरियाणा में कांग्रेस का कोई इतिहास नहीं रहा। अगले चुनाव में ये होगा। मैंने 77 में देखा, मैं 87 से आउट मेंबर हूँ, हुड्डा साहब तो 2005 में आए हैं। ये इसके बाद आप देखना कांग्रेस को अगले विधानसभा में कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ऐसा एक बार 77 में भी। अच्छा रणजीत चौटाला जी, एक आखिरी सवाल इसी के साथ कि केंद्र में एनडीए की सरकार तीसरी मर्तबा बनने जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितने आश्वस्त हैं आप इस जीत को लेकर? मैडम मैं समझता हूँ पहले से आपका जब मीडिया आ रहा है, सर्वे आ रहा है, वो पहले से ज्यादा सीट बता रहा है। मेरा भी ये मानना है कि पहले से ज्यादा सीट लेकर मोदी साहब जीतेंगे। देखिए अमेरिका में 2 बार प्रेसिडेंट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि प्रेसिडेंट 4 साल के लिए 2 टर्म है। इंग्लैंड में भी 2 प्राइम मिनिस्टर, एक बार विल्सन बने थे और एक हैरोल्ड विल्सन थे, और एक बार मार्गरेट थ्रेचर बनी थी, वो 2 बार बनी है, तीसरी बार नहीं बनी। हमारे प्राइम मिनिस्टर 1984 में जब राजीव गांधी इंदिरा जी के असोसिएशन पे कांग्रेस को 401 सीट आई थी, उसके बाद 16 साल वोट, 2014 मतलब 30 साल के बाद फ्रांस और जर्मनी में भी कोलिशन पीरियड है, 30 साल चली, हमारे कोलिशन पीरियड निकल गया। अब 2 पार्टी सिस्टम में कांग्रेस चली गई। अब देखिए कौन पार्टी उभर, कई जगह रीजनल है, डिफरेंट लैंग्वेजेज, हमारा देश अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग धर्म में सबसे बड़ा लार्जेस्ट वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक सेटअप है।
मैं नहीं समझता कि इसके बाद कभी कोई बीजेपी में ही कोई रिवोल्ट होकर सेकंड पार्टी निकल के आके कांग्रेस का इतिहास क्या है। अब बीजेपी ही अगली पार्टी बनेगी। आज आप समझे कि हमारे मोदी साहब हिंदुस्तान का एक इतिहास बनेगा कि तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बने। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे 1952, 57 और 62 में। उसका रीजन ये था कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा चेहरा था। नंबर दो, दूसरा जो उस वक्त ब्रिटिश टाइम से उनकी एट्रोसिटी थी, जलियांवाला बाग की थी, उन्होंने जो जुल्म करे उसके खिलाफ लोगों में, जैसे बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान को माना तो लोगों ने 3 साल उनको मान दिया था। उसके बाद आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा जी भी 1970 में एक बार उन्हें ब्रेक आ गई थी। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि हमारे मोदी जी तीसरी बार, एज अभी भी उनके साथ, अगला चुनाव लड़ने के उनके साथ है। मैं समझता हूँ अगला चुनाव भी बीजेपी का फिर आगे रहेगा। 4 बार कभी किसी हिस्ट्री में इतना बड़ा लंबा 20 साल तक कोई प्राइम मिनिस्टर रहे, एक बहुत बड़ा ये होगा, वर्ल्ड की होगा, किसी डेमोक्रेटिक इतिहास में। जी, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी यहाँ पर इसी के साथ आप लोग यानी कि पूरी एनडीए, आप कहना गलत नहीं होगा कि पूरे परिवार की तरह आप लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं और एक एक करके तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को भी मिलता है। एग्जिट पोल्स भी लगातार यही बता रहे हैं। रणजीत चौटाला हमारे साथ जुड़े, सर बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने खास बातचीत हमारे साथ की और उनकी जीत को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आए। फिलहाल